थोड़ी देर में हो जाएगा, 5-10 मिनट के लिए मैनेज कर लो, ठीक है। चलो, है ना। अभिनंदन, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो कल जाते जाते वो क्वेश्चन दिया था, वहीं से हमारी बात को शुरू करते हैं। मान लो अगर एक सेट के अंदर एक एलिमेंट है फाइंड n ऑफ ए, बताओ जल्दी से, फिर शुरू करते हैं। थोड़ा कम समझ में आ रहा है भाई, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग ही बढ़ानी पड़ेगी आदित्य। ज़्यादा स्लो में चल नहीं सकता हूँ, इवनिंग नीलेश, ज़्यादा स्लो में चल नहीं सकता हूँ, पता नहीं तेज बहादुर ये सब मुझे। माधुरी गुड इवनिंग, बताओ शाबाश। अगर एक सेट के अंदर एक एलिमेंट है, वो पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए के अंदर क्या होगा। हाँ, 11वीं 12वीं का सारा करेंगे। आदर्श का आंसर आ गया, शुभम का आंसर भी आया। देखो, पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए की कार्डिनैलिटी कितनी आएगी। माधुरी का, नीश का भी आंसर आ गया। प्रॉपर सेट एक ऐसा सेट जो उस सेट से छोटा हो। पूनम, सबसे पहले देखो पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे। सबसे पहले देखो पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे। ए के अंदर अगर एक एलिमेंट है तो पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, 2 कितने उसके अंदर थे, तो 2। ये पावर सेट के अंदर एलिमेंट आ गए। फिर अगर मैं पावर सेट ऑफ पावर सेट ए के अंदर देखूंगा, ठीक है, तो वो क्या होगा फिर 2 इसके अंदर जितने एलिमेंट है, इसके अंदर कितने एलिमेंट है 2, तो इसके अंदर कितने हो जाएंगे 4। फिर तुम्हें देखना है पावर सेट ऑफ पावर सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट है, तो इसके अंदर ज़्यादा ब्रैकेट लग जाएगा। इसके अंदर देखो कितने एलिमेंट्स है, इसके अंदर कितने एलिमेंट है 4, तो इसके पावर सेट में कितने हो जाएंगे 2 4 16 हो जाएंगे, ठीक है। चलो, अब कुछ बातें हैं पावर सेट की, वो करते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो मैंने कह दिया लेट P ऑफ A इज द पावर सेट ऑफ ए, और ए सेट भी मैंने दे दिया क्या, ए बी सी मैंने क्या दे दिया, पावर सेट दे दिया, ठीक है। एक P सेट है, एक ए सेट है, उसका पावर सेट है P ऑफ ए, और P ऑफ ए तुम्हें अच्छे से पता है क्या होगा, पावर सेट ऑफ ए क्या होगा, ए के जितने भी सबसेट बने, जितने भी ए के सबसेट हैं उन सबको एक सेट के अंदर डाल दो। ए के सबसेट कौन कौन से बनेंगे, एक तो 5 बनेगा, एक सिंगलटन ए बनेगा, सिंगलटन बी बनेगा, सिंगलटन सी बनेगा, ए बी बनेगा, ए सी बनेगा, बी सी बनेगा, और एक कौन सा बनेगा, ए बी सी। इन सारे सेट्स का जो सेट होगा वो पावर सेट ऑफ ए बोलते हैं, ठीक है। ये पता नहीं हिमांशु अभी तो प्रिडिक्ट कैसे करे यार, अगर नोटिफिकेशन कल ही आ गया तो क्या करें। अब मैं यहाँ पे कुछ बातें लिख रहा हूँ, तुम्हें मुझे बतानी है। यहाँ पे अब मैं कुछ बातें लिख रहा हूँ, ठीक है, अपना अपना कर लेना, मैं सारी बताऊँगा, मैं बहुत सारी चीज़ें लिखने वाला हूँ, तो तुम देख लेना कौन सी बात सही है। देखो, ये 6 बातें लिखे हैं, नहीं 5 को सिंगलटन में नहीं लिख सकते ना पूनम, ये तो एम्प्टी सेट है, ये तो एम्प्टी सेट है, इसके अंदर कुछ नहीं आएगा। गुफ्ता बताओ, देख लो इनमें से कौन कौन सी बात सही है, ये देखनी है तुम्हें, ठीक है। इनमें से कौन कौन सी बात है जो मैंने ठीक लिखी है वो तुम्हें समझनी है। एक तो और लिख देता हूँ, अगर ये स्लाइड समझ आती है काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ये बातें समझ आती है तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पहली चीज़ देखो, ये चीज़ किसके लिए डिनोट करी थी हमने, ये वाली चीज़ किसके लिए होती है, ये वाली चीज़ एक एलिमेंट के लिए होती है, बिलोंग्स टू। इस सिंबल का मतलब हमने क्या बोला था, बिलोंग्स बोला था। और ये क्या था तुम्हारा, ये सेट के लिए यूज़ होता है, ये सब सेट बनता है। ये वाली चीज़ सेट का अता पता बताती है, ये वाली सेट चीज़ एक एलिमेंट का बताती है। अब देखो ये कह रहा है कि ए जो है वो ए में बिलोंग करता है, यानी कि जो स्मॉल ए है वो ए के अंदर एलिमेंट की तरह प्रेजेंट है। जो ए है वो ए के अंदर क्या है, एलिमेंट की तरह प्रेजेंट है। तो क्या ये स्मॉल ए के अंदर एलिमेंट की तरह प्रेजेंट है, बिल्कुल है, तो ये बात सही है। ये कह रहा है कि ये जो एलिमेंट है ना ए, ये ए का सबसेट है। कह रहा है कि ये जो ए दिख रहा है ये इसका सबसेट है। क्या ये सेट है, ये मैंने बताया ना, ये सिंबल एक सेट को डिनोट करता है। तो क्या ये सेट है, ये तो एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट सबसेट कैसे हो सकता है, तो ये बात गलत हो जाएगी। 7th और 9th रिपीट कर दिया क्या मैंने, ठीक है, 7th और 9th को रिपीट कर दिया एक बार। थर्ड पे आओ, थर्ड बात देखो,
थर्ड में कह रहा है कि जो ये सेट है सिंगलटन ए जो सेट है, ये सेट पावर सेट ए का सबसेट है। क्या ये सेट इसका सबसेट है? सबसेट कब होता है? जब इस सेट के एलिमेंट इस सेट से आए। इस सेट के अंदर एलिमेंट कौन सा है? इस सेट के अंदर एलिमेंट है ए, ये एलिमेंट है। क्या ये एलिमेंट पावर सेट के अंदर दिख रहा है तुम्हें? हम इस सेट को इसका सबसेट कह रहे हैं, यानी कि इसका जो एलिमेंट होगा वो इसमें से आएगा। इसका एलिमेंट कौन सा है? ए है। क्या वो पावर सेट के अंदर दिख रहा है तुम्हें? पावर सेट के अंदर जो एलिमेंट रखा है वो ये है। सेट एक एलिमेंट है, यहाँ पे एलिमेंट ये नहीं है, यहाँ पे एलिमेंट ये है। तो ये बात भी गलत है, ये सबसेट नहीं है। ठीक है, क्या ये सेट एक एलिमेंट की तरह बिलोंग कर रहा है? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सिंगलटन ए बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए, यानी कि पावर सेट ऑफ ए के अंदर ये चीज जो है ना एक एलिमेंट की तरह प्रेजेंट होनी चाहिए। तो क्या पावर सेट के अंदर ये वाली चीज एक एलिमेंट की तरह प्रेजेंट है? बिल्कुल एलिमेंट की तरह प्रेजेंट है ना, बिल्कुल है। तो ये बात भी गलत हो गई, तो ये बात सही हो गई। पावर सेट के अंदर जो ये सेट है ये एक एलिमेंट की तरह प्रेजेंट है ना। पावर सेट के अंदर जो सिंगलटन ए है ये एक एलिमेंट ही तो रखा है, तो ये एक एलिमेंट की तरह प्रेजेंट है। तो ये बात एकदम ठीक है। यहाँ कह रहा है जो ए सेट है वो पावर सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है। बिलोंग करने का मतलब एक एलिमेंट की तरह रखा है। क्या पावर सेट ऑफ ए के अंदर तुम्हें ए जो सेट है वो एक एलिमेंट की तरह रखा दिख रहा है? ये देखो ये ए सेट है, ये पूरा का पूरा ए सेट है, ये एक एलिमेंट की तरह रखा दिख रहा है। ये बात एकदम ठीक है। क्या ए सेट पावर सेट ऑफ ए का सबसेट है? यानी कि जो ए के एलिमेंट हैं वो पावर सेट ऑफ ए के एलिमेंट हैं कि नहीं है? देखो ए के एलिमेंट कौन कौन से हैं? ए, बी और सी। क्या ये ए, बी और सी पावर सेट के एलिमेंट है? कहीं नहीं है, कहीं नहीं है ना। तो ये बात गलत होगी। तो ए हमेशा पावर सेट के अंदर बिलोंग करता है, ये बात ध्यान रखना। एक सेट अपने पावर सेट के अंदर बिलोंग करता है, एक सेट कभी भी अपने पावर सेट का सबसेट नहीं होता है। ठीक है, क्या अब अगर ये चीजें समझ आ गई तो ये भी आ जाएगी। ये वाला सेट ए कोमा बी जो है ए का सबसेट है, यानी कि इस सेट के एलिमेंट ए के एलिमेंट्स हैं। इस सेट के एलिमेंट कौन से हैं? ए और बी। इस सेट के एलिमेंट कौन से हैं? ए और बी। क्या वो ए के एलिमेंट है? बिल्कुल है, ये बात सही है। क्या ए कोमा बी जो सेट है वो ए सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है? बिलोंग नहीं कर रहा है। ये जो चीज़ है ये ए सेट के अंदर कहीं रखी दिख रही है? नहीं रखी दिख रही है, ये बात गलत है। ये एलिमेंट की तरह कहाँ रखा दिख रहा है ना। ये चीज़ सही कब होती? जब ए के अंदर ऐसे लिखा मिलता, ए, बी और सी ऐसे लिखा दिखता, तो इस चीज़ को सही बोलते है ना। इसकी फर्स्ट क्लास है, मैं उसको सजेस्ट करूंगा कि कल की क्लास ले लें, है ना। 9th वाला देखो, अब ए कोमा बी जो है वो सबसेट है पावर सेट ऑफ ए का, है ना। तो क्या ए कोमा बी एलिमेंट पावर सेट ऑफ ए के अंदर रखे हैं? तो ये ए और बी एलिमेंट ए पावर सेट ऑफ ए के अंदर है? नहीं है, ये बात भी गलत है। ठीक है, कुल मिला के बात ये है कि ये वाली रिप्रेजेंटेशन एक एलिमेंट की है, ये वाली एक सेट की है। इसमें अच्छे से कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से करना है इस चीज़। ठीक है, तो ये पावर सेट की यहाँ तक की हमारी कहानी थी। हमें आज जो टॉपिक डिस्कस करना है वो हमारा टॉपिक है ऑपरेशन ऑन सेट्स का। ठीक है, आज जो हमें टॉपिक डिस्कस करना है वो हमें डिस्कस करना है ऑपरेशन ऑन सेट्स का। ऑपरेशन ऑन सेट से पहले हम बात कर लेते हैं वेन डायग्राम की जरूरत पड़ेगी। वेन एक हमारा मैथमेटिशियन था, पूरा नाम नहीं पता है। वेन ने 1929 में या 1926 में आई गेस क्या किया, सेट्स को एक क्या रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश की? एक डायमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश की कि सेट्स को हम फिगर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्योंकि सेट कुछ ज़्यादा ही थ्योरेटिकल टॉपिक था, तो हमने सेट को ना पिक्चर से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी। तो वेन ने क्या सिलेक्ट करे? वेन बोला कि सेट्स को ना तुम सर्कल्स से एंड रेक्टेंगल से, स्क्वायर तो क्या रेक्टेंगल से, हम हमारे सेट को सर्कल्स और रेक्टेंगल्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो सर्कल्स और रेक्टेंगल्स से हम हमारे सेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? वो कहता है कि मान लो एक सेट तुम्हारा ए है 1 2 3 4 और एक बी सेट है मान लो तुम्हारा 2 3 5 6 ऐसे, है ना। तो कहता है कि इन सेट्स को हम क्या कर सकते हैं? इन सेट्स को हम सर्कल्स और रेक्टेंगल्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है यार, देखो ना, अभी मैंने कल जितनी इंपॉर्टेंट बातें थी वो सारी की सारी बातें मैंने कल के लेक्चर के शुरू के 20 मिनट में मैंने सारी की सारी अच्छे से समझा दी हैं तुम्हें, है ना। तो मैं एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि जो बच्चे आज आए हैं और जिनको जो भी कुछ डाउट है वो कल वाली क्लास एक बारी देख लें। बारी बारी से उसको रिपीट करना पॉसिबल नहीं है और वो समय की वेस्टेज भी है। इग्नोर मैं किसी को भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं फिर से उतना ही समय लगाऊंगा तो आज का आधा घंटा और वेस्ट हो जाएगा, कल का भी हो गया था। मैं नहीं चाहता नेसेसरी चीज़ें डिले हो, जल्दी से चीज़ें हो जाए तो सही है। मैंने आदित्य मेरी क्वालिफिकेशन भी कल की क्लास में बता दी थी। ठीक है, तो एक बारी अपनी कल की क्लास जो बच्चे आज ही आए हैं वो शुरू से लेकर एंड तक एक बारी सारी देख लें। मेरे को लगता है मोस्टली सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे उसमें। ठीक है, मैं पढ़ाने में ज़्यादा फोकस हूँ और मैं चाहूँगा कि वही चीज़ हो तो बेटर है। ठीक है, तो कमेंट करो ना करो तो मैं तुम्हें कहूँगा कि एक बारी अपना वो देख लो। ठीक है, क्योंकि फिर मैं लगेगा इग्नोर कर रहा हूँ, अननेसेसरी तुम्हारी भी चीज़ें वो होंगी। वहाँ पे मैंने लैंग्वेज किस में पढ़ाऊँगा, क्या सिलेबस पढ़ाऊँगा, क्या बुक्स होंगी, कौन मैं हूँ, क्या क्वालिफिकेशन से कैसे चीज़ें करेंगे, कौन से एग्जाम्स को हम टारगेट कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। पेपर का पैटर्न गूगल पे सर्च करो, सोनल TSSSB का प्रीवियस ईयर पेपर, एक बार वहाँ से देख लो, थोड़ी सी तो मेहनत कर लो भाई, है ना।
तो एक बार वहाँ से सारी चीज़ें देख लो और मुझे प्लीज़ पढ़ाने पे फोकस करो। मैं पढ़ाने में ही ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता हूँ, पढ़ लेते हैं ना। मैं चाह रहा था आज सेट्स की थ्योरी पूरी कर लें, ताकि कल सैटरडे है तो शांति से इसकी प्रैक्टिस करके और इसको निपटाएं, फिर फंक्शंस पे चले। इतने बड़े बड़े टॉपिक्स नहीं है, हम बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ने चले हैं, तो उसको जल्दी से फिनिश करना जरूरी है, इतना समय नहीं है, ठीक है। अगर तुम ऐसे सोच रहे हो कि मैंने 15 साल बाद किताब उठाई है और फिर सर मुझे एक पेन पकड़ के पढ़ाएं, वो नहीं है पॉसिबल ना। तुम 15 साल से बैठे हो, दुनिया 15 साल में बहुत आगे चली गई है, समझ रहे हो, तो तुम्हें ही एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये हार्श रियलिटी है। तो अब ऐसे ही चलेगा, अगर मैं 1 मिनट भी वेस्ट कर रहा हूँ, ये जितना मैंने बोला ये तुम्हारा लॉस हुआ है, मेरा नहीं हुआ है। जितना जल्दी होगा सिलेबस, जितना अच्छे से होगा तुम्हें उतना ही बेनिफिट होगा, है ना। क्योंकि एग्जाम्स का नहीं पता कब नोटिफिकेशन आ जाए, तो बेटर है कि पढ़ लो। कमेंट करोगे मैं रिप्लाई नहीं दूंगा, तुम्हारी ईगो हर्ट हो जाएगी कि ये तो रिप्लाई नहीं कर रहा है, तो फिर उसमें कोई फायदा नहीं है, ठीक है। हाँ, बैटरी थोड़ा चार्ज हो जाती है, फिर मैं चेंज कर लूँगा आदर्श, ठीक है। चलो, तो जैसे कि मान लो ये 2 सेट हैं, तो वो क्या कहता है, वो कहता है कि इनको सर्कल से रिप्रेजेंट करो। हमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी दिख रहे हैं जो दोनों के अंदर सेम है। जैसे कि मान लो ये ए सेट है, ठीक है, ए सेट है 1 2 3 4, और इसके अंदर मेरे को क्या दिख रहा है, 2 और 3 एलिमेंट्स कॉमन भी दिख रहे हैं। तो जैसे कि मान लो मैंने लिख दिया 1 2 3 4, ये 4 एलिमेंट्स लिख दिए। अब बी सेट को भी वो कहता है कि मैं एक दूसरे सर्कल से रिप्रेजेंट कर दूंगा, पर 2 3 एलिमेंट तो उसके अंदर भी है, तो 2 3 एलिमेंट उसके अंदर भी डाल दिए मैंने, इसको मैंने बी सेट से रिप्रेजेंट कर दिया। 2 एलिमेंट एक्स्ट्रा कौन से हैं, 5 और 6, तो उनको मैं इस सेट से बाहर रिप्रेजेंट कर दूँगा। कई बार क्या होता है, एक ऐसा सेट होता है जो हमारे गिवन सेट्स को अपने अंदर कंटेन कर लेता है। जैसे कि मान लो मैंने एक सेट बना दिया यू, और वो ऐसा सेट बना दिया जो इन दोनों सेट्स को अपने अंदर कंटेन कर लेगा, और हो सकता है इनसे कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी रख ले, ठीक है। तो वो क्या करेगा, जैसे कि मान लो मैंने एक सेट बना दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 ए बी सी, मान लो मैंने एक ये सेट बना दिया। ये वाला जो सेट है, इसको ध्यान से देखो, ये ए और बी दोनों को अपने अंदर कंटेन कर रहा है, यानी कि जो यू सेट है ये ए और बी का सुपर सेट है, ऐसा बोल सकते हैं, या फिर ए और बी दोनों के दोनों यू के सुपर सेट है, सब सेट है। एक ऐसा सेट जो गिवन सेट्स को अपने अंदर कंटेन करता है, यानी कि एक ऐसा सेट जो गिवन सेट्स को अपने अंदर कंटेन करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट। तो ये जो यू सेट है ये यहाँ पे यूनिवर्सल सेट का काम कर रहा है। अच्छा, यूनिवर्सल सेट जो होता है वो यूनिक नहीं होता है, यूनिवर्सल सेट यूनिक नहीं होते हैं। हम इन दोनों सेट्स के लिए इनफाइनाइट यूनिवर्सल सेट्स बना सकते हैं। तो एक ऐसा सेट जो गिवन सेट्स को अपने अंदर कंटेन करे वो यूनिवर्सल सेट होता है। और जनरली यूनिवर्सल सेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम ऐसा सेट रिप्रेजेंट करेंगे जो इन दोनों को अपने अंदर कंटेन कर ले, तो उसको हम रेक्टेंगल, जो सबसे बड़ा सेट होगा उसको रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे यू से। तो ये जो येलो वाला सेट दिख रहा है ये यूनिवर्सल सेट हो गया। अब इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 6, 1 2 3 4 5 6, ये तो सब रिप्रेजेंट कर दिए। बच गए कौन कौन से, 6 7 8 ए बी सी, तो 6 7 8 ए बी सी, ये मैंने ए और बी से बाहर कहीं भी लिख दिया, ठीक है। तो वैन ने ये हेल्प कर दी, वैन की इस हेल्प से मुझे जो सेट्स के ऑपरेशंस थे वो बड़े अच्छे से समझ आने लग गए। वैन की इस हेल्प ने मेरे को ऑपरेशन ऑफ सेट्स पढ़ना काफ़ी अच्छे से सिखा दिया, है ना। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, मेन जो टॉपिक है यहीं से बस यही हमें पढ़ना है, ऑपरेशन ऑन सेट्स। सेट्स के ऊपर ऑपरेशंस कौन से होते हैं, या फिर ऑपरेशन की जगह हम वर्ड यूज़ कर लेते हैं एलजेब्रा, एलजेब्रा ऑफ सेट्स, ऑपरेशंस या फिर एलजेब्रा। सेट्स का एलजेब्रा क्या होता है ये देखना, ठीक है। एलजेब्रा यानी कि जैसे हम एलजेब्रा ऑफ नंबर पढ़ते हैं उसका मतलब क्या होता है, जोड़ घटा गुना भाग, यही सब होता है। तो सेट्स के अंदर भी हमारा क्या होता है, यही ऑपरेशन होता है, ठीक है। तो क्या क्या ऑपरेशन होते हैं, अब सेट्स के अंदर जोड़ घटा गुना भाग नहीं होते, क्योंकि इनकी प्रजाति अलग है, नंबर्स की प्रजाति अलग है, सेट्स की अलग है। तो सेट्स के अंदर अलग अलग तरीके की क्या होते हैं, ऑपरेशन होते हैं, जिन ऑपरेशन को हम समझेंगे, ठीक है। सबसे पहला ऑपरेशन जो हम समझेंगे वो होता है हमारा इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, दो सेट्स का इंटरसेक्शन, ठीक है। दो सेट्स का इंटरसेक्शन क्या होता है, देखो सबसे पहले तो होता है कि उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। कहता है अगर एक सेट ए है और दूसरा सेट बी है तो उनका जो रिप्रेजेंटेशन होता है इंटरसेक्शन का वो इस तरीके से होता है, ठीक है। ए उल्टा यू लगा के ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी है क्या चीज़ ये समझते हैं, हाँ बिल्कुल हिमांशु। ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, देखो कहता है कि दो सेट्स का इंटरसेक्शन लेंगे तो एक नया सेट बनेगा, पर वो नया सेट बनेगा कैसे ये चीज़ समझनी है, वो नया सेट बनेगा कैसे। तो वो क्या कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी के अंदर वो सारे एक्स आएंगे, जैसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहे हैं डेफिनेशन, तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम बता रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी एक ऐसा सेट बनेगा जिसके अंदर वो सारे एक्स आएंगे सच दैट जो एक्स है वो ए के अंदर जाए एंड वो एक्स बी के अंदर भी जाए। एंड मतलब का, एंड जो वर्ड होता है उसका मतलब क्या होता है, एंड का मतलब होता है और, हिंदी वाला और, इंग्लिश वाला ओ आर नहीं, हिंदी वाला और। यानी कि एक ऐसा एक्स होना चाहिए जो ए में भी हो और बी में भी हो, यानी कि एक ऐसा एक्स जिसके दोनों में पैर हो, ए के अंदर भी और बी के अंदर भी, है ना। तो यहाँ पे बेसिकली फिर चीज़ क्या हो गई, जो दोनों जगह होगा वो कॉमन होगा, जो एलिमेंट ए के अंदर भी होगा और जो एलिमेंट बी के अंदर भी होगा वो कॉमन होगा, तो हम ये वर्ड भी बोल सकते हैं। तो सेट्स के अंदर हमेशा ध्यान रखना है कि जहाँ पे भी तुम्हें ये एंड वर्ड दिख जाए तो समझ जाओ कि इंटरसेक्शन की बात हो रही है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर एकदम रद्दी सा एग्जाम्पल लेके हम समझे, मान लो एक सेट मैंने लिख दिया 1 2 3 ए बी, ये सेट लिख दिया है मैंने, और अगर मान लो मैं एक सेट बी लिख रहा हूँ, एकदम आसान सा ही एग्जाम्पल है, इसमें कुछ बात है नहीं, ये दो सेट्स लिख दिए,
तो मैं इन पे ऑपरेशन लगवाना चाह रहा हूँ इंटरसेक्शन का। मैं कह रहा हूँ कि ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, हमें ऐसा एक्स देखना है जो यहाँ भी है और यहाँ भी है। 1 को देखेंगे तो 1 सिर्फ ए में है, बी में नहीं है। 2 को देखेंगे तो 2 ए में है, बी में नहीं है। इस तरीके से हमें ऐसे एक्स देखने हैं तो दोनों में है। तो दोनों में कौन कौन से हैं, साफ साफ दिख रहा है, ए है, बी है, बी है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन हो गया। साथ साथ हमें वेन डायग्राम से समझनी बहुत जरूरी है ये बात। मान लो ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, वेन डायग्राम सबसे ईजीएस्ट रहते हैं ऑपरेशंस को डील करने के लिए। मान लो ये हमारा ए सेट है और ये हमारा मान लो बी सेट है। अब मैं पूछना चाह रहा हूँ ऐसा एरिया ढूंढो जहाँ पे ए और बी दोनों की प्रेजेंस है। ऐसा एरिया देखो जहाँ पे ए और बी दोनों की प्रेजेंस है। तो ऐसी प्रेजेंस सिर्फ तुम्हें कहाँ दिखेगी, तो बीच वाली जगह पे दिखेगी। तो ये वाली जो जगह है, इस जगह को हम क्या नाम देंगे कि ए इंटरसेक्शन बी वाली जगह है। कौन सी जगह है, ये ए इंटरसेक्शन बी वाली जगह है। तो दो सेट्स के बीच की जो ये जगह है इसको हम क्या बोलेंगे, ये ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब इंटरसेक्शन की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं वो समझते हैं। पहली प्रॉपर्टी, अगर ए का इंटरसेक्शन तुम एम्प्टी सेट के साथ लेने चल दिए तो क्या होगा, अगर ए इंटरसेक्शन फाई लोगे, अगर किसी सेट का इंटरसेक्शन लेने चल पड़े एम्प्टी सेट के साथ, यानी कि तुम क्या देखना चाह रहे हो, ऐसे एलिमेंट देखना चाह रहे हो जो ए में भी हैं और फाई में भी हैं। ऐसे एलिमेंट कौन से होंगे, कोई होगा ऐसा, फाई के अंदर तो कुछ है ही नहीं। क्या इसका ए के साथ कभी कोई कॉमन एलिमेंट मिल सकता है, कभी नहीं मिलेगा। तो एक सेट का जब भी एम्प्टी सेट के साथ इंटरसेक्शन लिया जाता है तो वो हमेशा एम्प्टी ही आता है, क्योंकि कॉमन एलिमेंट मिलने के लिए कोई यूज ही नहीं है, कोई कॉमन एलिमेंट मिलने का चांस ही नहीं है ना। तो एम्प्टी सेट आएगा। दूसरा कहता है अगर ए का इंटरसेक्शन ए के साथ ही ले लिया तो क्या होगा, ए का इंटरसेक्शन अगर ए के साथ ही ले लिया तो फिर क्या होगा। तो कहता है ए और ए में तो सारे एलिमेंट कॉमन है, दोनों ही कॉमन हो गए, ए का इंटरसेक्शन ए के साथ ए ही आएगा। तीसरा कहता है अगर ए का इंटरसेक्शन लेने चल पड़े यूनियन सेट के साथ, ए का इंटरसेक्शन लेने चल पड़े यूनियन सेट के साथ, यानी कि ये तो तुम्हारा यूनियन है, इसके अंदर तुम्हारा ए रखा है। तो अगर इन दोनों में कॉमन चीज़ें देखो तो कॉमन चीज़ें कितनी है, कि ए पूरा का पूरा जो है ये ए में भी है और यू में भी है। तो जब एक सेट का इंटरसेक्शन लिया जाता है यूनिवर्सल के साथ तो फिर वो सेट खुद आ जाता है, तो फिर वो सेट क्या आ जाता है, खुद ही आ जाता है ना। अब बेस्ड ऑन इंटरसेक्शन हमने एक चीज़ डिफाइन करी, इंटरसेक्शन के बेसिस पे हमने एक चीज़ डिफाइन करी, क्या, डिसजॉइंट सेट्स। हमने क्या चीज़ डिफाइन करी, डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है, डिसजॉइंट का मतलब होता है अलग अलग। डिसजॉइंट मतलब जो सेम ना हो, हिंदी में अगर देखो डिसजॉइंट यानी कि डिफरेंट। तो दो ऐसे सेट जो एकदम अलग अलग हो, मान लो एक सेट ये रखा है और दूसरा सेट ये रखा है, तो इन दोनों सेट्स को डिसजॉइंट बोला जाएगा कि इनका कोई लेना देना नहीं है आपस में। जैसे कि मान लो मैंने ए सेट बोल दिया 1 2 3 1 2 3 और बी सेट मान लो मैंने बोल दिया एक्स वाई। अब ये दोनों सेट्स में कोई लेना देना नहीं है, टोटली डिसजॉइंट है, अलग अलग है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ऐसे जो सेट्स होते हैं डिसजॉइंट सेट, उनको हम इंटरसेक्शन में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ से एक डेफिनेशन बन सकती है कि इन दोनों का इंटरसेक्शन हमेशा क्या होता है, पाई होता है। तो अगर दो सेट्स डिसजॉइंट होंगे, अगर दो सेट्स डिसजॉइंट होंगे तो उनके इंटरसेक्शन में कभी कुछ नहीं आएगा, उनका जो इंटरसेक्शन बनेगा वो हमेशा क्या बनेगा, एम्प्टी बनेगा। तो ए और बी का अगर इंटरसेक्शन निकालोगे तो वो क्या आएगा, पाई आएगा। ठीक है, समझ आ गई बात। तो ये हो गया हमारा क्या, इंटरसेक्शन। और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ है पर वो आगे आएगी जब समझेंगे। ठीक है, दूसरे नंबर का जो ऑपरेशन आता है उसको बोलते हैं यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ टू सेट्स। अब हम क्या कर रहे हैं, दो सेट्स का यूनियन कर रहे हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए यूनियन बी, टू से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यूनियन का मतलब क्या है, यूनियन का मतलब है मिलाना। यूनियन वर्ड ही बोल रहा है कि चीज़ों को एडअप करना है, समझ रहे हो। तो क्या कहना चाहता है, पहले डेफिनेशन समझते हैं सेट बिल्डर फॉर्म की, यही बात समझनी जरूरी है। ए यूनियन बी की बात समझ रहा है, कह रहा है इसके अंदर ऐसा एक्स आना चाहिए जो एक्स ए में हो, और हिंदी वाला नहीं इंग्लिश वाला, और यानी कि या, अगर हिंदी में बात करें तो या, तो ऐसा एक्स जो ए में हो या फिर बी में हो, ऐसा एक्स जो ए में हो या फिर वो बी में हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको उठा के ले आओ और उसको इंटरसेक्शन में रख दो। ठीक है, ऐसा एलिमेंट जो या तो ए में हो और या बी में हो तो वो यूनियन में आ जाएगा। ये बात समझ आई। अब ना इसके अंदर कितनी शर्तें आई, वहाँ पे तो सिर्फ एक शर्त थी, इंटरसेक्शन के अंदर तो सिर्फ एक बात थी कि दोनों में कॉमन देख लो, बात खत्म। यूनियन के अंदर तीन बातें जुड़ी हुई होती है, यूनियन के अंदर कितनी चीज़ें फिक्स्ड होती हैं, तीन। तो अगर एक एलिमेंट यूनियन में आना चाहता है तो वो तीन बातों में से कोई भी एक बात सेटिस्फाई करे वो आ जाएगा। कहता है कि या तो एक्स तुम्हारा ए में आए, ये बात है, या फिर एक्स तुम्हारा बी में आए तो भी चल जाएगा, तो भी यूनियन में ले लो उसको, या फिर एक्स तुम्हारा इंटरसेक्शन में भी आ जाए। अगर दोनों के कॉमन है, दोनों में कॉमन भी आ गया तो भी वो यूनियन में आ जाएगा। तो एक्चुअली में यहाँ पे हम तीन चीज़ें इंक्लूड करना चाह रहे हैं। जैसे कि देखो मैं तुम्हें बात समझाता हूँ, मान लो एक सेट मैंने ले लिया 1 2 3 4 और एक सेट ले लिया मैंने 3 4 ए बी। अब हमने पढ़ा तो ऐसे ही है
कि भाई सारे एलिमेंट को उठाओ और पटक दो। हमने ऐसे ही तो पढ़ा है। यूनियन में हम क्या पढ़ते हैं कि सारे के सारे एलिमेंट ए के लिख दो, सारे के सारे एलिमेंट बी के लिख दो, है ना। और हमने जो कॉमन एलिमेंट है उसको एक ही बार लिखना है, उसको 2 बार लिख नहीं सकते। भाई 3 4 लिख दिया तो यहाँ से छोड़ दो, ऐसे सीखा है हमने। तो 1 2 3 4, ठीक है, और फिर 3 4 ऑलरेडी लिख चुके, तो ए बी हमने ये सीखा यूनियन बनाना कि सारे एलिमेंट को लिख दो। पर इसके अंदर हमने किया क्या, एक बार जरा सोचो। हमने पहले तो ऐसा एक्स लिखा जो ए के अंदर है, हमने पहले तो ऐसा एक्स लिखा जो ए के अंदर है, फिर हमने ऐसा एक्स लिखा जो बी के अंदर है, और फिर हमने ऐसा एक्स लिखा जो दोनों के अंदर है। तो एक्चुअली में इंटरसेक्शन जो होता है इन 3 सेट्स को मिला के बनता है, ए को, ए इंटरसेक्शन बी को, और बी को, इन 3 सेट्स को मिला देते हैं तो ए यूनियन बी बन जाता है। अगर इसको मैं वेन डायग्राम से समझूं तो कौन सा एरिया दिखेगा मुझे ए यूनियन बी का। मान लो ये तुम्हारा ए सेट है और ये तुम्हारा बी सेट है, तो वो पहले क्या कहता है कि पहले तो ए सेट ले लो, पूरा का पूरा ए सेट ले लो, पूरा का पूरा ए सेट ले लिया मैंने, ए की बाउंड्री यहाँ तक है, पूरा का पूरा ए सेट ले लो। फिर वो क्या कहता है, पूरा का पूरा बी सेट ले लो, फिर क्या करो, पूरा का पूरा बी सेट ले लो, ले लिया पूरा का पूरा बी सेट, और फिर कॉमन भी ले लो। तो कॉमन तो हम ऑलरेडी 2 बार ले चुके, एक बार ए में भी ले चुके, एक बार बी में भी ले चुके, पर यहाँ पे चीज़ें कितनी जुड़ी, 3 चीज़ें जुड़ी, ध्यान से देखो। एक तो सिर्फ ये ए वाला एरिया, एक तो ये ए वाला एरिया, फिर एक ये बी वाला एरिया, और फिर जो दोनों के अंदर कॉमन था ये वाला एरिया। तो जो यूनियन है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनाए, ओनली ए, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ए है, ये वाला एरिया जो है जो सिर्फ ए का है, ये वाला एरिया सिर्फ बी का है, और ये दोनों का है। जब सबको मिला दोगे तो यूनियन आ जाएगा, ठीक है। तो वेन डायग्राम में ऐसी शक्ल दिखती है यूनियन की। अच्छा, अगर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए, पहली प्रॉपर्टी कहता है अगर ए का यूनियन फाई के साथ लोगे तो बताओ क्या आएगा। करो कमेंट जल्दी से, ए का यूनियन फाई के साथ लो, बताओ क्या आएगा। पर आपने इतना बैच निकाला कि आपका बैच ही लेना था, पर मजबूरन पीप का बैच मुझे लेना, बात नहीं किसी। अगर ए और फाई के सारे एलिमेंट को मिला दोगे तो क्या मिलेगा, मिलाना है, ए मिलेगा ना, बिल्कुल सबका सही है। दूसरा, अगर ए का यूनियन ए के साथ करेंगे तो क्या होगा, ए ही होगा, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जोड़ ही नहीं पाओगे। आदित्य कह रहे हैं फाई होगा, कैसे आदित्य, ए का यूनियन ए के साथ लोगे तो ए आ जाएगा। आदित्य ही मेरी क्वालिफिकेशंस पूछ रहा था, सिर्फ आदित्य का सवाल गलत है। तीसरा, अगर ए का यूनियन यू के साथ लोगे तो क्या आएगा, यानी कि यूनिवर्सल सेट के अंदर ए सेट है और फिर दोनों की चीज़ें मिलाओगे सारी की सारी, तो दोनों की सारी चीज़ें अगर मिलाओगे तो पूरा यू बन जाएगा, है ना, यू हो जाएगा। नहीं पता वेद प्रकाश में क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। माधुरी, ए यूनियन यू क्या होगा, यू होगा। अच्छा, वो आदित्य को वाला नहीं, क्लियर, ये हो गई तुम्हारी ये हो गया तुम्हारा यूनियन। तीसरा आता है तुम्हारा डिफरेंस। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन नहीं बोलते हैं सेट का, डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स। ये हमें काफ़ी चीज़ें सिखा के जाएगा। डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स, 2 सेट्स का डिफरेंस देखना है क्या होगा। 2 सेट्स का डिफरेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, सब्ट्रैक्शन ही है पर सब्ट्रैक्शन वर्ड यूज नहीं होता है, सेट्स के अंदर डिफरेंस होता है। डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स डिफाइन कैसे होगा, पहले मैथमेटिकल डेफिनेशन समझो। ए माइनस बी की डेफिनेशन क्या बनेगी, ए और बी के डिफरेंस की। कहता है ऐसे एक्स आएंगे जो एक्स ए में तो हों बट वो एक्स बी के अंदर नहीं होना चाहिए। इस डेफिनेशन को समझने की कोशिश करें। ऐसा एक्स आए जो ए में तो हो पर बी में ना हो, उसको हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे वो ए माइनस बी में होगा, ठीक है। जैसे कि पहले एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मान लो एक एग्जांपल ले लिया, ए बी डी 1 3, सी एक ले लिया, मान लो मैंने डी बी ई एफ डी। अब तुम्हें क्या करना है, ए माइनस बी, ए माइनस बी। अब ए माइनस बी में क्या होगा, ऐसे एलिमेंट आएंगे, ऐसा एलिमेंट आएंगे जो ए में तो है पर बी में नहीं है, ठीक है। ऐसे एलिमेंट आएंगे जो ए में तो हैं पर बी में नहीं है। जैसे कि अगर ए की बात करो तो जो ए है वो ए में है पर क्या वो बी में है, देखो नहीं है, नहीं है ना, तो ए आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं बी की बात करूँ तो बी को देखो, बी ए में तो है पर क्या वो बी में है, नहीं है, है वो बी में भी है। तो उसने ऐसा ए बोला है, ऐसा एक्स बोला है जो ए में तो हो पर बी में नहीं होना चाहिए, पर वो बी जो है वो तुम्हारा बी में भी है, तो ये नहीं आएगा, बी नहीं आएगा। डी की बात करो, डी क्या होगा, डी बात, हाँ सारी बात बताएंगे, सबर ऑफ फादर्स। डी की बात करो, क्या डी ए के अंदर है और क्या वो फिर बी में नहीं है, तो डी आ जाएगा। फिर 1 देखो, अच्छा डी भी यहाँ लिखा हुआ है यार, मेरे को दिख ही नहीं रहा इतनी पास से। डी जो है वो ए में भी है और बी में भी है, तो डी नहीं आएगा। 1 को देखो, क्या 1 ए में तो दिख रहा है, क्या 1 तुम्हें बी में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो 1 आ जाएगा।
3 अगर देखो 3 ए में दिख रहा है और 3 बी में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यहाँ भी आ जाएगा। तो बेसिकली हमें बात समझ के आ रही है, बात हमें समझ ये आ रही है, दोज एलिमेंट्स ऑफ ए के वो एलिमेंट्स, दोज एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट इन बी, जो बी के अंदर नहीं है। यानी कि ए माइनस बी को हम क्या कहना चाह रहे हैं, ए माइनस बी को हम ये कहना चाह रहे हैं कि ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई, ये बात क्लियर हो रही है। अगर मैं सिमिलरली बी माइनस ए लिखना चाहूँ तो अब ऐसे बी के एलिमेंट देखो जो ए में नहीं है, ऐसे बी के एलिमेंट देखो जो ए में नहीं है। तो अगर डी को देखूँ तो डी बी में है पर ए में नहीं है, ए में भी है, छोड़ दो। अगर बी की बात करूँ तो बी बी में है, ए में भी है, ये नहीं आएगा। ई देखो, ई जो है वो बी में है पर ए में नहीं है, तो यहाँ पे ई आ गया। एफ की अगर बात करें तो एफ बी में है पर ए में नहीं है, तो एफ भी आ जाएगा। जी की बात करो, जी बी में है, ए में नहीं है, तो जी भी आ जाएगा। यानी कि क्या मैं इन दोनों वर्ड्स को ये बोल सकता हूँ कि ए माइनस बी वो चीज़ रिप्रेजेंट करना चाहता है जो क्या है, ओनली ए। ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ ए, बी का कोई ट्रेस नहीं होना चाहिए, ओनली ए, सिर्फ और सिर्फ ए का ट्रेस होना चाहिए। अगर मैं बी माइनस ए की बात करूँ, अगर मैं बी माइनस ए की बात करूँ तो क्या मैं बी माइनस ए को ओनली बी कह सकता हूँ, सिर्फ बी, एग्जैक्टली बी, ए नहीं होना चाहिए। तो ए माइनस बी का मतलब है सिर्फ ए, बी माइनस ए का मतलब है सिर्फ बी, ये बात ध्यान रखनी है बस। अगर मैं वेन डायग्राम से देखूँ तो ये चीज़ काफ़ी हद तक बड़े अच्छे से क्लियर हो सकती है। मान लो यहाँ पे ये है और यहाँ पे ये है, मान लो ये ए है और ये बी है। अब ऐसा एरिया देखो, ऐसा एरिया देखो जो सिर्फ ए का है, ऐसा एरिया देखो जो सिर्फ ए का है, बी का नहीं है। तो अगर ऐसा एरिया देखें हम जो सिर्फ ए का है, तो क्या वो एरिया ये नहीं है, देखो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ए है, इससे आगे गया तो बी की बाउंड्री शुरू हो जाएगी। तो ये जो एरिया मुझे दिख रहा है ये सिर्फ और सिर्फ ए का है, तो ये वाली चीज़ मेरी रिप्रेजेंट कर रही है ओनली ए, है ना। तो ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी, ए माइनस बी, या फिर मैं इसको क्या कह सकता हूँ, ओनली ए भी कह सकता हूँ। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ ए है। और अगर पूरा ये सर्कल बनाओ तो ये ए है ना। और अगर दूसरा देखो, अगर ये वाला एरिया देखें तो ये सिर्फ बी की बाउंड्री है, यहाँ पे किसी और का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, ये ओनली बी है, यानी कि बी माइनस ए है। ये क्या है, बी माइनस ए है, ये वाला एरिया। और अब यहाँ से एक बहुत अच्छी बात समझ आ रही है, अगर पूरे के पूरे ए सेट में से ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट हटा दूँ, क्या मैं ये बात लिख सकता हूँ, बताओ। अगर पूरे के पूरे ए में से, ये पूरा ए है तुम्हारा, इसमें से मान लो मैंने ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट हटा दिया, ए इंटरसेक्शन बी हटा दिया। अगर मैंने ए में से ए इंटरसेक्शन बी हटा दिया, क्या ये ए माइनस बी बन जाएगा, ओनली ए। और अगर मैंने बी में से भी इंटरसेक्शन हटा दिया तो क्या वो हमारा बी माइनस ए बन जाएगा, तो मैं ओनली बी भी कह सकता हूँ, आया ना। ठीक है, क्या ये बात क्लियर हुई। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो देखते हैं। बताना, पहली ए माइनस फाई क्या होगा, ए माइनस फाई क्या होगा, बताओ। ए माइनस फाई क्या होगा, ए माइनस फाई क्या होगा। ऐसे एलिमेंट बताओ जो सिर्फ ए में हो, फाई में ना हो। ठीक है आदित्य, नो इश्यूज, मैंने कल बताया था, देखना लास्ट में। बिल्कुल ए होगा। तो सारे के सारे ए के एलिमेंट ऐसे ही हैं जो ए में है, फाई में तो नहीं है। अगर फाई में से ए को घटाओगे तो फाई के पास कोई ऐसा एलिमेंट है, फाई के पास कोई ऐसा एलिमेंट है क्या, फाई के पास तो है ही नहीं, है ना। तो अगर फाई में से ए को सब्ट्रैक्ट करोगे या डिफरेंस करोगे तो वो फाई आएगा, ठीक है। थर्ड, अगर ए में से मैं यूनियन का डिफरेंस करूं तो क्या आएगा, ये बताओ। अगर ए में से यूनियन का डिफरेंस करें तो क्या आएगा, बताओ। ऐसे एलिमेंट जो सिर्फ ए में है पर यू में नहीं है, ऐसे एलिमेंट जो सिर्फ ए में है यू में नहीं है। नहीं समझ आता है तो अपना एक छोटा सा डायग्राम बना लो। क्या ए के पास कोई ऐसा एलिमेंट है जो यू के पास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ए का एरिया कोई है, नहीं। ए का सारा एरिया यू के पास है, ए का अपना एरिया कोई भी नहीं है। तो ए में से अगर यू का डिफरेंस देख रहे हो तो ये फाई आएगा। और अगर यू में से ए को करेंगे तो इसको खाली छोड़ दो, अभी हमें नहीं पता है, इसको भरेंगे अभी थोड़ी देर में आके। उल्टा डिफरेंस करेंगे तो ये अभी हम आके भरेंगे। और कौन रह गया, हाँ पांचवा, इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट, इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट देन ए माइनस बी क्या होगा। अगर ए और बी डिसजॉइंट है, हाँ प्रकाश, इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट देन ए माइनस बी क्या होगा, बताओ।
सक्षम को पता है। अगर ए और बी दोनों डिसजॉइंट है, यानी कि ए और बी का कोई लेना देना ही नहीं है, तो ऐसे ए के एलिमेंट जो सिर्फ ए के हैं, ऐसे ए के एलिमेंट जो सिर्फ ए के हैं, तो सारे ऐसे एलिमेंट हैं जो सिर्फ ए के हैं, समझ रहे हो? तो फिर उस केस में ए माइनस बी क्या बनेगा? ए बनेगा, पूरा का पूरा ए बनेगा। ठीक है, सारे के सारे एलिमेंट ए के ही हैं। भाई मान लो मैंने ऐसा लिख दिया, नहीं समझ में आ रही है बात, तो 1 2 3 और बी सेट मान लो मैंने लिख दिया एक्स वाई जेड। अब जरा ए माइनस बी निकालो, तो ऐसे एलिमेंट देखो ए के जो बी में नहीं है, तो सारे ऐसे हैं, सारे ऐसे। ठीक है, चलो, तो ये हो गया डिफरेंस। इसके बाद आता है तुम्हारा सिमेट्रिक डिफरेंस। चौथा ऑपरेशन आता है सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है? सिमेट्रिक डिफरेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए डेल्टा बी से। ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस को, ए डेल्टा बी से। डेफिनेशन समझते हैं ए डेल्टा बी की, लिखते तो ऐसे हैं, कहता है कि ऐसा एक्स तो या तो ए माइनस बी में जाए या फिर बी माइनस ए में जाए। ऐसा एक्स तो या तो ए माइनस बी में हो या फिर बी माइनस ए में हो। और आ गया, और का मतलब क्या हो गया? यूनियन हो गया। यानी कि मैं ये भी कह सकता हूँ कि ए डेल्टा बी जो हो गया वो ए माइनस बी और बी माइनस ए का यूनियन हो गया, है ना? क्या कहना चाह रहा है? अभी तक हमने ए माइनस बी देखा और हमने बी माइनस ए देखा। जैसे कि ए सेट मान लो मैंने बनाया 1 2 3 4, बी सेट मान लो मैंने बनाया 3 4 वाई जेड, ये 2 सेट बना दिए। तो अब अगर मैं ए माइनस बी निकालूंगा तो क्या आएगा? ए माइनस बी तुम्हें पता है जो सिर्फ ए में है, वो एलिमेंट है 1 2, और बी माइनस ए क्या होगा? जो सिर्फ बी में है। सिर्फ बी में कौन है? वाई और जेड है। तो अब सिमेट्रिक डिफरेंस क्या कहता है? सिमेट्रिक डिफरेंस कहता है कि भाई सारे के सारे इसके उठा लाओ, सारे के सारे इसको उठा लाओ, इनको मिला दो। तो जब इनको मिला दोगे तो क्या बन जाएगा? 1 2 वाई जेड। ये हो गया तुम्हारा सिमेट्रिक डिफरेंस। हाँ विनीत, मैं देखता हूँ, थोड़ा मुश्किल है पर अगर मैं वेन डायग्राम से देखूं सिमेट्रिक डिफरेंस को तो क्या होगा? यहाँ मान लो ए है, यहाँ मान लो बी है। अब एक ही सेट के अंदर हमें रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, ये बात ध्यान देना, मैं एक बार बता देता हूँ फिर तुम्हें एक चीज़ क्लियर कर दूंगा। कहता है ए माइनस बी ले आओ, पूरा का पूरा ए माइनस बी ले आओ। तो ए माइनस बी यानी कि ओनली ए, तो पूरा का पूरा ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा। और इसी के अंदर बी माइनस ए भी मिला दो, इसी के अंदर क्या कर दो? बी माइनस ए भी मिला दो। ये क्या हो गया तुम्हारा? ये जो पूरा सेट दिख रहा है येलो कलर का, ये जो येलो एरिया दिख रहा है, ये तुम्हें ए सिमेट्रिक डिफरेंस भी दिख रहा है, ए डेल्टा बी दिख रहा है, ये पूरा एरिया। अच्छा, अब ये मत सोचना कि सर आपने ये वाला भी तो यही बताया था। यहाँ पे मैंने कलर्स अलग अलग यूज़ किए हैं। तो जो ग्रीन वाला पार्ट है ये सिर्फ ए माइनस बी है, ब्लू वाला पार्ट है ये ओनली बी है। यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ कि पूरा का पूरा पार्ट ये है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ से एक इंटरेस्टिंग चीज़ देख पा रहे हो? अगर मैं पूरे के पूरे यूनियन में से, यूनियन वाला ये पूरा सेट है, अगर यूनियन वाले में से मैं इंटरसेक्शन वाला छोड़ दूँ, बिल्कुल आदित्य, अगर मैं यूनियन वाले में से इंटरसेक्शन वाला छोड़ दूँ, यानी कि मैं ये बोलूँ कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी को मैं क्या कह सकता हूँ कि ए यूनियन बी में से, ए यूनियन बी क्या होगा? ये पूरा का पूरा। और इसमें से अगर ये वाला छोड़ दो, कौन सा? इंटरसेक्शन वाला, तो क्या हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस नहीं बन जाएगा? क्या हमारा ये सिमेट्रिक डिफरेंस नहीं बन जाएगा? ए सिमेट्रिक डिफरेंस भी, है ना? तो ये एक और डेफिनेशन भी हो गई कि यूनियन में से अगर इंटरसेक्शन को निकाल दें, अगर यूनियन में से इंटरसेक्शन को निकाल दें तो मेरा क्या बन जाएगा? मेरा सिमेट्रिक डिफरेंस बन जाएगा। ठीक है, लास्ट जो हमारा ऑपरेशन आता है, ये सारी चीज़ें चलेंगी। अब ये सारी चीज़ें देखेंगे। क्या? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, एक सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है ये देखना है। कॉम्प्लीमेंट यानी कि उसको रिप्रेजेंट करते हैं ए के ऊपर ई यूज़ कर लेते हैं या फिर ए डैश, इस तरीके से ये कॉम्प्लीमेंट होता है। फ्री में नहीं चलेगा। अब देखो कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले क्या कहता है कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? वो सारे एक्स इज सच दैट कि एक्स क्यू में तो जाए बट एक्स, अच्छा एक चीज़ सुनो, इसको ना ऐसे डिफाइन करना गलत है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए ऐसे डिफाइन करो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इन बी। एक सेट का जो कॉम्प्लीमेंट है ना, एक सेट का जो कॉम्प्लीमेंट है ना, वो कॉम्प्लीमेंट हमेशा एक दूसरे सेट में डिफाइन किया जाता है। एक सेट का जो कॉम्प्लीमेंट है वो हमेशा एक दूसरे सेट में रिप्रेजेंट किया जाता है। कॉम्प्लीमेंट कभी भी अकेला नहीं रिप्रेजेंट किया जाता, ये बात हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, तो हम ए का कॉम्प्लीमेंट बी में डिफाइन कर रहे हैं, हम एक सेट का कॉम्प्लीमेंट सी में भी डिफाइन कर सकते हैं, एक सेट का कॉम्प्लीमेंट किसी भी सेट में डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं ए का कॉम्प्लीमेंट अब यहाँ पे बी में डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है,
हम अगर ए का कॉम्प्लीमेंट बी में डिफाइन कर रहे हैं तो क्या होगा, एक ऐसा एक्स जो एक्स बी में तो आए बट वो एक्स ए में ना आए। अब ये बात समझते हैं क्या कहना चाह रहा है। जैसे कि मान लो मैंने ए सेट ले लिया ई एफ जी, मान लो ये सेट ले लिया मैंने, प्लीज राइट सेट बी देन, हाँ सेट बी लिख दिया ना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इन बी। तो ऐसा एक्स जो बी में तो जाए पर ए में ना जाए ना संजीव। अब मान लो मैंने बी सेट डिफाइन किया, क्या, ए बी सी ई एफ जी एच, मान लो ये बी सेट डिफाइन किया, ये क्या करा 1 2 ई एफ जी 3, ये करा। एक सेट डी डिफाइन करा -1 -3 0 ई एफ 2 जी। मान लो ये 3 सेट डिफाइन कर दिया मैंने, क्या नुकसान है। अब अगर ए का कॉम्प्लीमेंट तुम देख रहे हो इन बी, अगर ए का कॉम्प्लीमेंट बी में देखोगे तो उसका मतलब क्या है कि तुम ऐसे एलिमेंट लिख रहे हो जो बी में तो हैं पर ए में नहीं है। तुम ऐसे एलिमेंट्स लिख रहे हो जो बी में तो हैं पर ए में नहीं है। बताओ ऐसे एलिमेंट कौन से हैं जो बी में है पर ए में नहीं है। तो ई एफ जी को छोड़ दो, इस बी सेट के अंदर से ई एफ जी को छोड़ दो, बाकी जो सारे के सारे एलिमेंट्स बच गए वो सारे के सारे क्या बना देंगे, वो सारे के सारे बना देंगे तुम्हारे क्या, ए का कॉम्प्लीमेंट, ए बी सी एच। तो अगर ए का कॉम्प्लीमेंट तुम बी में देख रहे हो तो ये होगा, अगर ए का कॉम्प्लीमेंट तुम सी में देख रहे हो तो क्या होगा, यहाँ से ए सेट को हटा दो, यहाँ से हटाओगे तो 1 2 3 हो जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट कभी भी हवा में नहीं डिफाइन होता है, कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन सेम नहीं रहती है। तुम्हारा से कोई कॉम्प्लीमेंट पूछे तो तुम्हारा जवाब सवाल होना चाहिए कि भाई कौन से सेट में पूछ रहा है, तो जिस सेट में पूछे उसी में ही उसका जवाब देना है। ठीक है, ए का कॉम्प्लीमेंट इन डी, यहाँ से ई एफ जी को छोड़ दो तो क्या बच गया -1 -3 0 2, तो ये हो गया ए का कॉम्प्लीमेंट इन डी। ठीक है, तो ये बातें समझ में आनी चाहिए पहली बात। दूसरी बात, जिस भी सेट में हम ए का कॉम्प्लीमेंट डिफाइन करते हैं वो सेट जो होता है वो ए का सुपर सेट होता है। ठीक है, यहाँ पे ये बात भी ध्यान रखनी है कि हेयर ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए जो है ना वो बी का सबसेट होना चाहिए तभी डिफाइन हो सकता है। अगर कहीं कोई सेट ही नहीं डिफाइन किया है जैसे कि बी सी डी जो मैं बात कर रहा हूँ, तो हम कॉम्प्लीमेंट को यूनियन में ट्रीट कर, यूनिवर्सल सेट में ट्रीट करके चलेंगे, क्योंकि फिर सबसे बड़ा सेट तो हमारा यूनिवर्सल ही है। अगर कुछ नहीं बताया है तो फिर यूनिवर्सल। ठीक है, अगर मैं इसको किसमें देखूँ, वेन डायग्राम में देखूँ, तो मान लो ये यूनिवर्सल सेट है, अब कोई सेट नहीं है डिफाइन तो यूनिवर्सल लेंगे। और ये मान लो तुम्हारा ए सेट है, ये मान लो ये तुम्हारा क्या है, ये ए सेट है। तो अब ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ऐसे एलिमेंट जो यू में तो हैं पर ए में नहीं है, ऐसे एलिमेंट्स जो यू में तो हैं पर वो ए में नहीं है। तो ऐसे कौन से होंगे जो यू में है पर ए में नहीं है, वो ये वाले होंगे। ए को छोड़ दो, बस यू के अंदर से ए वाला एरिया छोड़ दो, ये वाला जो एरिया तुम्हें दिख रहा है ए के बाहर वाला, इस एरिया को हम बोलेंगे, ये जो एरिया दिख रहा है ये हो गया हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट इन यू, ये ए का कॉम्प्लीमेंट इन यू हो गया। ठीक है, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये समझ लो। पहला, अगर ए का यूनियन, ए का इंटरसेक्शन ले रहे हो ए कॉम्प्लीमेंट के साथ तो क्या आएगा बताओ, अगर ए का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं हम ए इंटरसेक्शन के साथ तो क्या आएगा, बोलो। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, कॉमन एलिमेंट्स देखते हैं, तो क्या ए में और ए कॉम्प्लीमेंट में कभी कुछ कॉमन मिलेगा, कभी कुछ नहीं कॉमन मिलेगा। तो ए और ए का कॉम्प्लीमेंट का हमेशा क्या होते हैं, डिसजॉइंट होते हैं। इनफैक्ट ए और ए का कॉम्प्लीमेंट हमेशा क्या होते हैं, डिसजॉइंट होते हैं, उनमें कुछ कॉमन नहीं होता, क्योंकि जहाँ ए है वहाँ ए कॉम्प्लीमेंट नहीं है, जहाँ ए का कॉम्प्लीमेंट है वहाँ ए नहीं है। पर हाँ, ये एक दूसरे को कंप्लीट जरूर करते हैं। कंप्लीट करने का मतलब क्या है कि अगर ए का यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट से ले लोगे तो क्या बनेगा, आज फिर कमेंट बंद कर दिए, नहीं हाँ अभी कमेंट दिख रहे हैं, काका, गगन का, आदर्श का, नितेश, भूमिका। अगर ए का यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ लोगे तो क्या होगा, यूनियन, यूनियन में क्या हो जाएगा, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो जो ए के पास नहीं है वो ए कॉम्प्लीमेंट दे देगा, जो कॉम्प्लीमेंट के पास नहीं है वो ए दे देगा, तो वो बन जाएगा पूरा का पूरा यूनियन। तीसरा, अगर ए का सिमेट्रिक डिफरेंस निकाल रहे हो ए कॉम्प्लीमेंट के साथ तो क्या होगा, मतलब डिफरेंस ले रहे हो ऐसे एलिमेंट जो ए के पास हैं पर ए कॉम्प्लीमेंट के पास नहीं है, तो सारे ए के ऐसे एलिमेंट हैं जो ए कॉम्प्लीमेंट के पास नहीं है, तो ये होगा हमेशा ए, क्योंकि डिसजॉइंट सेट में जो डिफरेंस होता है वो ए ही आता है। अगर ए कॉम्प्लीमेंट का डिफरेंस निकाल रहे हो ए के साथ तो वो फिर ए कॉम्प्लीमेंट आएगा। ठीक है, अब ये बात समझ आ गई होगी, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ। अगर यू का कॉम्प्लीमेंट ए, यू का डिफरेंस निकालोगे ए के साथ तो क्या आएगा, अगर यूनिवर्सल में से ए सेट को रिमूव कर दोगे तो क्या बनेगा, ए का कॉम्प्लीमेंट बनेगा। समझ आ रही बात, यूनिवर्सल सेट में से अगर ए को निकाल दिया तो ए का कॉम्प्लीमेंट बनेगा, है ना, वो मैंने जो पीछे जगह खाली छोड़ी थी, ये यू में से अगर ए को निकाल देंगे ए का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, क्लियर। और कौन सी प्रॉपर्टी रह गई, इंटरसेक्शन हो गया, यूनियन हो गया, डिफरेंस हो गया, और क्या है, बस हाँ एक और बात ये और देख लो। अगर कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ले लोगे
तो वापस से ए आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो वापस से ए आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे ये ऑपरेशन कंप्लीट हो जाते हैं। अब कुछ लॉज हैं, वो लॉ देख लो, वो लॉ क्या कहते हैं, लॉज ऑन सेट्स। सेट्स के कुछ लॉ होते हैं, वो देख लो, बेसिक से लॉ हैं। ठीक है, पहला है कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है ये देखो, कॉम्यूटेटिव लॉ होता है, इसके अंदर दो पार्ट है। कहता है कि अगर ए का कॉम्प्लीमेंट बी के साथ लो या बी का कॉम्प्लीमेंट ए के साथ लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा कहता है अगर ए का यूनियन बी के साथ लो या फिर बी का यूनियन ए के साथ लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर डिफरेंस कभी भी, क्या डिफरेंस होगा कॉम्यूटेटिव, बताओ क्या ए माइनस बी और बी माइनस ए सेम आता है? नहीं, ये सेम नहीं आता। सर मयंक सर प्लीज़ बता दीजिए, ग्रेजुएशन में अच्छे से नहीं पढ़े तब भी समझ आएगा। यार तुम्हारे सामने पढ़ा रहा हूँ रुखसाना, देख लो समझ आ रहा है तो आ रहा है, नहीं तो नहीं आ रहा है। डेमो क्लास इसीलिए तो है ना, मैं तुम्हारे बारे में कैसे बताऊँगा यार। वो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं वाले बच्चों की तरह मत करो, पढ़े लिखे बड़े बड़े हो सकता है, मेरी एज के मिलोगे सारे, है ना, तुम्हें मैं क्या सजेशन दूँगा। तो डिफरेंस कभी भी नहीं होता है कॉम्यूटेटिव। ठीक है, दूसरा एसोसिएटिव। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है ये देखो, एसोसिएटिविटी क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है। एसोसिएटिव जैसे ये लॉ पढ़ा है ना तुमने, ए प्लस बी पे सी जोड़ो या फिर ए प्लस बी प्लस सी करो तो सेम आता है, वही बात है। यहाँ पे भी दो ही पार्ट हैं, इंटरसेक्शन में ये बात चल जाती है, ए इंटरसेक्शन बी करो फिर उसका सी के साथ इंटरसेक्शन करो, या फिर ए का इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के साथ कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कॉमन एलिमेंट से देखने कैसे भी देख लो, और दूसरे में मिलाने हैं, सारे एलिमेंट्स को मिलाना है, चाहे ए यूनियन बी करो और फिर सी कर लो तो भी वही आना है, या फिर पहले बी का यूनियन सी के साथ करो या फिर फिर ए के साथ करो, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं आदर्श। ठीक है, ये एसोसिएटिव लॉ हो गया। दो और भी होते हैं, आइडेम्पोटेंट होता है और एक होता है, कौन सा था, एक आइडेम्पोटेंट होता है और एक इन्वोल्यूटरी तो होता नहीं है, क्या है आइडेंटिटी, वो इतने ज़रूरी नहीं है। थर्ड और कौन सा लॉ है, हाँ एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ये देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यानी कि जैसे कि ये करते हैं ना ए माइनस बी प्लस सी, मतलब नंबर्स में, रियल नंबर्स में, तो ये जो डिफरेंस होता है ये क्या होता है, तो ये डिफरेंस होता है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अंदर जाके, तो ये डिफरेंस है क्या हो जाता है डिस्ट्रीब्यूट, यानी कि ए माइनस बी डिफरेंस आके डिस्ट्रीब्यूट हो गया, डिफरेंस जो क्या हुआ वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया अंदर आके, ऐसे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे चलता है देखो, कहता है अगर ए का इंटरसेक्शन लिया है बी यूनियन सी के साथ, तो जो ये इंटरसेक्शन है ना ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा आगे किस किस पे, बी के साथ और सी के साथ, इन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ए जो है वो बी के साथ इंटरसेक्शन बना लेगा, डिस्ट्रीब्यूट हो गया इंटरसेक्शन बी के साथ, और ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया सी के साथ। तो जो ये हमारा यूनियन था ये ऐसे ही है, बस इंटरसेक्शन जो था वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, हाँ वो अभी आएगा। सिमिलरली अगर यूनियन यहाँ है और इंटरसेक्शन अंदर है तो हमारा यूनियन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, कैसे, कहता है ए यूनियन बी कर लो और ए यूनियन सी कर लो, पहले डिस्ट्रीब्यूट कर लो और फिर इंटरसेक्शन। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया। पांचवा, फोर्थ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहीं से आएगा क्वेश्चन, अगर सेट में से आया तो, अगर सेट में से क्वेश्चन आया तो यहीं से आएगा, डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ देखो, डी मॉर्गन्स लॉ कहता है 3 महीने में तो खत्म ही हो जाएगा लगभग। हाँ, डी मॉर्गन्स लॉ देखो, डी मॉर्गन्स लॉ के कई टाइप हैं, इसको दिमाग में फिट कर लेना आपने। ठीक है, कहता है अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है या फिर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है, कैसे लोगे, कहता है ए का कॉम्प्लीमेंट ले लो, बी का कॉम्प्लीमेंट ले लो और यूनियन को कन्वर्ट कर दो, चेंज कर दो इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन को किस में कन्वर्ट कर दो, यूनियन में। ठीक है, थर्ड ए माइनस बी यूनियन सी अगर है, ठीक है, या फिर ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी अगर है, सेम है, ये जो डिफरेंस है इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ए माइनस बी और ए माइनस सी, ये तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और यूनियन कन्वर्ट हो जाएगा इंटरसेक्शन। यहाँ पे कन्वर्जन होता है ना यूनियन का इंटरसेक्शन के साथ, वो डी मॉर्गन्स लॉ में होता है बेसिकली। और यहाँ पे क्या होगा, ए माइनस बी, ए माइनस सी, जो इंटरसेक्शन है वो तुम्हारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यूनियन में। ये दोनों तो देख लेना, वो तो हो जाएंगे, करो तो कर लेना, इन दोनों के बिना काम नहीं चलेगा, ये दोनों दिमाग में फिट होने चाहिए। ठीक है, हाँ ठीक है सौम्या, कराएंगे, चीज़ें कवर हो जाएंगी तुम्हारी, कब कवर हो जाएगा, जो जो मैंने फर्स्ट क्लास में बताया है वो सब कवर हो जाएगा। ठीक है, ये डी मॉर्गन्स लॉ हो गया। ठीक है, अब लास्ट कुछ फॉर्मूलेज बताने हैं, ये चीज़ खत्म करते हैं, थ्योरेटिकल पार्ट फिर हमारा पूरा हो जाएगा। कल हम करेंगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। ठीक है, शीट अपलोड हो जाएगी कल
कल 6 बजे क्लास रखेंगे, ठीक है, 6 बजे क्लास रखेंगे। हाँ हाँ, रिकॉर्डेड रहेगी क्लास। कल 6 बजे क्लास रखेंगे। शीट में हो सका तो मॉर्निंग में या दिन तक तुम्हें दे दूंगा, बाइलिंगुअल शीट दूंगा, ठीक है। अरे भाई क्लोजर प्रॉपर्टी कहाँ से आ गई शिवानी। अब नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन ऑफ सेट्स। सेट्स की कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं जिनके अंदर हम सेट्स के एलिमेंट को काउंट करने की कोशिश करेंगे। हाँ, असाइनमेंट कल ही दे दूंगा मैं, कल ही हम उसको शीट को सोल्व करेंगे, ठीक है। शीट को मैं सोल्व कराऊंगा, कितनी हो पाएगी, थोड़ा मोड़ा रहेगा तो तुम्हें दे दूंगा, ठीक है। हाँ, कोशिश करेंगे आदर्श कल 6 बजे क्लास लेंगे। तो यहाँ पे हम एलिमेंट्स को काउंट करने की कोशिश करेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो पहली चीज़ हम क्या काउंट करने की कोशिश करते हैं, हम यूनियन के अंदर एलिमेंट्स को काउंट करने की कोशिश करते हैं। अब मैं साथ साथ इनके कीवर्ड्स तुम्हें बताना चाह रहा हूँ। कीवर्ड्स हमेशा ध्यान रखना, इसका कीवर्ड क्या है, क्योंकि एप्लीकेशन में कीवर्ड ही ध्यान देना है तुम्हें। एकदम पैसा मिलेगा हमें, ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन मिलेगा कि भाई कुछ बच्चे चाय पीते हैं, कुछ बच्चे कॉफ़ी पीते हैं, तो कितने बच्चे चाय या कॉफ़ी पियेंगे। तो जहाँ पे और वर्ड दिख जाए तुम्हें, तो वहाँ पे हम ए यूनियन बी कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, कह सकते हैं अंकित, काफ़ी हद तक। तो ए यूनियन बी के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे ये काउंट करने हैं, ठीक है। तो देखो ए यूनियन बी क्या होता है, ये पूरा का पूरा होता है। पहले तो पूरा का पूरा ए ले लिया, फिर पूरा का पूरा बी ले लिया। पहले तो पूरा का पूरा ए ले लिया, प्लस में सारे के सारे बी के एलिमेंट्स ले लिए। पहले तो सारे ए के ले लिए, फिर सारे बी के ले लिए, पर हमने एक गड़बड़ कर दी। जो ये इंटरसेक्शन था इसको 2 बार नहीं ले लिया, इसको एक बार ए में भी ले लिया और इसको एक बार बी में भी ले लिया। तो इसको एक बार कम करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, एक बार सॉरी इसको क्या करेंगे, एक बार ही कम कर देंगे, एक बार हटा दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी हो गया। तो ये सबसे पहला फॉर्मूला है हमारा। इसी को हम थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। व्हेन ए एंड बी आर डिसजॉइंट, अगर ए और बी तुम्हारे डिसजॉइंट है तो फिर उस केस में ए इंटरसेक्शन बी तो तुम्हारा 5 मिलेगा, यानी कि कुछ कॉमन ही नहीं मिलेगा। और कुछ कॉमन नहीं मिलेगा तो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर एलिमेंट्स भी 0 मिलेंगे। तो उस केस में जो ये हमारा यूनियन का फॉर्मूला है ना, ए यूनियन बी, ये हमारा बन जाएगा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, ऐसे कितना रह जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट फॉर्मूला है, ठीक है। सेकंड हमने देखा था कि a माइनस बी क्या होता है। ये सब रिपीट ही है एक तरीके से, कि अगर डिफरेंस के अंदर एलिमेंट्स काउंट करने की कोशिश कर रहे हो तो हमने देखा था a माइनस बी कैसे बनता है, a में से इंटरसेक्शन हटा दो, a में से क्या कर दो, इंटरसेक्शन हटा दो, तो बन जाएगा। तो यानी कि a माइनस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, a के एलिमेंट्स में से इंटरसेक्शन के एलिमेंट्स हटा दो, तो वो उतने हो जाएंगे a में से। अब ये वाला इसका कीवर्ड क्या है, इस चीज़ का कीवर्ड क्या है, ओनली a, ये सुनने को मिलेगा। जैसे कि मान लो मैंने कह दिया कि 10 बच्चे केमिस्ट्री पढ़ते हैं, 15 बच्चे मैथ्स पढ़ते हैं, है ना, और माना कि 4 बच्चे दोनों पढ़ते हैं, तो मैं पूछूं ओनली केमिस्ट्री कितने पढ़ते हैं, ओनली मैथ्स कितने पढ़ते हैं। तो केमिस्ट्री पढ़ने वाले टोटल 10 हैं, 4 दोनों पढ़ने वाले हैं, तो 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। यहाँ पे जो कीवर्ड दिखेगा वो तुम्हें क्या दिखेगा, ओनली ए दिखेगा, ठीक है। हाँ, तीसरा क्या हो गया, तीसरा। इसके बाद हाँ, डी मॉर्गन्स लॉ वाले, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में कितने एलिमेंट्स होंगे, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट्स में कितने एलिमेंट्स होंगे। अच्छा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बनेगा क्या, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, सॉरी इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब ये जो क्वेश्चन होगा ना, इसका क्वेश्चन वो ये नहीं पूछेगा तुमसे कभी भी, तुमसे क्वेश्चन पूछेगा ये, तो मैं इसको लिख भी ऐसे ही रहा हूँ। तुमसे ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसका कीवर्ड क्या है, इसका कीवर्ड है ना तो ए और ना ही बी। तुम्हें कुछ ऐसा मिलेगा, नाइदर ए नोर बी। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है सेट्स के अंदर, नाइदर ए नोर बी। ना तो चाय पीते हैं, ना कॉफ़ी पीते हैं, ना केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ना मैथ्स पढ़ते हैं, ऐसे कितने बच्चे, तो वो ये बनेगा। तो उसको कैसे सोल्व करेंगे, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या बन गया तुम्हारा, ये तुम्हें पता ही है, यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी हटा देंगे और फिर यूनियन हमें निकालना आता है। मैंने कल सब कुछ बता दिया था, अनामिका, बुक्स, सिलेबस, विलेबस सब देख लो भाई। मैं अकेला रह गया, तुम सारे इतने हो गए, सबको पर्सनली बताऊंगा तो 1 साल निकल जाएगा। अच्छा, दूसरा तुम्हें क्या मिलेगा, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। इसका कीवर्ड बड़ा अजीब है वैसे तो, ये बहुत कम पूछेगा। या तो नाइदर ए नॉर बी, और नाइदर, इसको नाइदर से नहीं पढ़ेंगे, नॉट ए और नॉट बी। या तो चाय ना पिए या फिर कॉफ़ी ना पिए, ठीक है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा फोर्थ फॉर्मूला। तो 2 सेट्स से रिलेटेड तो ये फॉर्मूले होते हैं। अब 3 वाले देख लो। 3 वालों के लिए मैं ये सजेस्ट करूंगा, 3 वालों के लिए, 2 वालों के लिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब भी आए तो वेन डायग्राम से ट्राई करना है, फॉर्मूला से नहीं जाना है। वेन डायग्राम से ट्राई करो, वेन डायग्राम से तुरंत हो जाएगा, विदिन सेकंड्स हो जाएगा। फॉर्मूले में फंस जाओगे। फॉर्मूले पे तभी जाना है जब वेन डायग्राम हमारा गड़बड़ कर रहा हो या उसमें कुछ चीज़ें इनसफिशिएंट हो। अब 3 के अंदर देखते हैं, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, तीनों के अंदर देखना है, ठीक है। कम है इसको।
तो जैसे कि 3 सेट ये है, देखो ए बी और सी, ए बी और सी, देखना जरा। तो सबसे पहले मैंने क्या ले लिया, पूरा का पूरा ए ले लिया, पूरा ए ले लिया, देखना क्या क्या आता जा रहा है। फिर मैंने पूरा का पूरा बी ले लिया, फिर मैंने पूरा का पूरा सी ले लिया। अब इसमें देखो मैंने क्या क्या फालतू की चीज़ें ले ली। पूरा का पूरा जब मैंने ए लिया, पूरा का पूरा जब मैंने ए लिया तो मैंने ये वाला पार्ट लिया, ये ए और बी का जो इंटरसेक्शन है। और पूरा का पूरा जब मैंने बी लिया तो मैंने ये पार्ट एक बार फिर ले लिया, तो ये 2 बार ले लिया ए इंटरसेक्शन बी, ये इसमें से भी ले लिया और ये इसमें से भी ले लिया, तो एक बार कम करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर बी और सी वाले पार्ट की बात करो तो बी इंटरसेक्शन सी जो है वो तुमने सी में भी ले लिया और बी में भी ले लिया, तो इसको भी एक बार कम करना पड़ेगा, 2 बार तो काउंट करेंगे नहीं, तो माइनस का बी इंटरसेक्शन सी, एक बार इसको भी हटाओ। और सी इंटरसेक्शन ए एक बार सी में ले लिया और एक बार ए में ले लिया, तो इसको भी एक बार कम करना पड़ेगा, सी इंटरसेक्शन ए। अब कहानी आती है बीच वाले की, इस वाले की, ये कितनी बार आया कितनी बार गया, ये देखो ये कितनी बार आया और कितनी बार गया, ये देखो। एक बार तो ये आया ए में, एक बार तो ये आया ए में, फिर ये एक बार आया बी में, 2 बार आ गया, फिर ये एक बार आया सी में, ये वाला पॉइंट 3 बार आ गया, फिर तुमने ए इंटरसेक्शन बी में से निकाल दिया तो एक बार निकल गया, 2 बार रह गया, 3 बार आया था, एक बार निकाल दिया। फिर तुमने बी इंटरसेक्शन सी में से एक बार निकाल दिया तो एक बार और निकल गया, 2 बार निकल गया। और सी इंटरसेक्शन ए में से भी एक बार और निकाल दिया, तो 3 बार आया था और 3 बार निकाल दिया, तो ये तो आया ही नहीं एक बार भी, ये तो कहीं काउंट ही नहीं हो रहा है, यानी कि इसको एक बार और काउंट करना पड़ेगा, एक बार तो काउंट करना ही पड़ेगा। तो इसलिए हम एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन की और कर देते हैं। तो ये 3 सेट्स का यूनियन इस तरीके से लिया जाता है, ठीक है। ये 3 सेट्स का यूनियन हो गया। और ये वाला देखो, 2 फॉर्मूले और देख लो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली टू ऑफ ए बी एंड सी, एग्जैक्टली 2 में, यानी कि जो सिर्फ ए और बी में, जो सिर्फ बी और सी में, और जो सिर्फ ए और सी में हो, ये पूछ रहा है, ठीक है। वो कौन कौन से होंगे देखो, तो उनका डायरेक्ट फॉर्मूला है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए माइनस 3 टाइम्स एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। देखो फॉर्मूले पे डिपेंडेंसी कम से कम रखनी है, फॉर्मूले पे डिपेंडेंसी क्या रखनी है, कम से कम रखनी है, ठीक है। फॉर्मूले पे तभी जाना है क्योंकि याद करने वाला काम मैथ वालों के बस का कम रहता है ना। अगर कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, पर इस पे डिपेंडेंसी कम से कम रखेंगे, फॉर्मूले पे रख लो तो बहुत अच्छी बात है। हम क्वेश्चन करेंगे तो अपनी जितने हमारे पास ट्रिक्स हैं वो सब यूज करेंगे, तो कुछ नहीं बचेगा तो फिर फॉर्मूले पे जाएंगे। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछ रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली वन ऑफ ए बी और सी, अगर सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट के अंदर, सिर्फ और सिर्फ एक सेट के अंदर अगर एलिमेंट्स पूछे हैं, जैसे कि ये वाला एरिया, क्या पूछना चाह रहा है यहाँ पे, एग्जैक्टली 1 का मतलब जो सिर्फ ए में है यानी कि ये, सिर्फ बी में है यानी कि ये, और जो सिर्फ सी में है यानी कि ये वाला एरिया काउंट करा रहा है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्या है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस 2 टाइम्स एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस 2 टाइम्स एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस 2 टाइम्स एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस का 3 टाइम्स एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन। तुम इनको काउंट कर करके देखना, सारा का सारा यही एरिया बचेगा, ठीक है। तो ये हमारी सेट्स की सारी थ्योरी है, जितनी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। आज के लिए बस इतना ही करेंगे, मेरे ख्याल से काफ़ी हो गया है। कल मिलेंगे 6 बजे और कल इसकी प्रैक्टिस करेंगे हम, ठीक है, सेट्स की। तो शीट जो होगी वो टेलीग्राम पे मैं अपलोड कर दूंगा और ये इसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। और मैं चाहूँगा कि यार जो बच्चे सीरियस है वो जल्दी से जल्दी क्या कर लें, रूटीन में आ जाए, टेस्टिंग वेस्टिंग ना करें, हो गया है ना जो करना था, ठीक है। रेगुलरली ऐसे ही पढ़ेंगे पूरा 1.5 घंटा और जल्दी से जल्दी इसको कवर करने की कोशिश करें, ठीक है। मालिनी बस फॉर्मूला है और कुछ नहीं है, तो फॉर्मूले की तरह ही लेंगे, ठीक है। कल प्रैक्टिस करेंगे, सारी चीज़ें एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, डोंट वरी। सेट से एक आसान टॉपिक है, यहाँ से कुछ ज़्यादा उम्मीद मत करो कि बहुत बड़ा है, कुछ ऐसा उम्मीद, हाँ। फिर का मैं वेन डायग्राम बना देता हूँ। 6 का वेन डायग्राम मतलब है एग्जैक्टली 2 का क्या है, एग्जैक्टली 2, एग्जैक्टली 2 कहाँ कहाँ है ये देखो। एक तो एग्जैक्टली 2 यहाँ है, यहाँ पे सिर्फ ए और बी है, यहाँ पे सिर्फ बी और सी है, यहाँ पे सिर्फ ए है, एग्जैक्टली 2 वाला एरिया ये। टॉपिक वाइज देखो, हाँ तो DSSS का कोई फिक्स्ड सिलेबस और फिक्स्ड कोई ये है कि यहाँ से इतना यहाँ से उतना, ना UPTGT का कोई फिक्स्ड पैटर्न है, ठीक है। इन दोनों एग्जाम्स का कोई फिक्स पैटर्न नहीं है कि भाई कितना सिलेबस क्या है क्या नहीं है, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के ही हम उम्मीद कर सकते हैं, ठीक है। और अगर तुम किसी दूसरे स्टेट के बच्चे हो तो मैंने कल बताया था सिलेबस मैच कर लो, मैंने भी बताया वो सब मैच कर लेना, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, मेरे को उम्मीद है क्लास पसंद आई होगी। इसी के साथ आई एम साइनिंग ऑफ, बाय, टेक केयर, गुड नाइट, सी यू, बाय। चैनल की डिटेल्स कल की क्लास खोल के देखना।